Hey friends, what's up? First of all, thanks to all for all your likings and sufficient responses that encouraged me for proceeding the series. So keep making responses without wasting the time. Here is Manish and here is part 1.2 of the awesome quick revision series that is for unit 2nd of company law. Friends, we also have a separate video for unit 1st. So in case if you haven't watched that video yet, please refer to it before watching this. Friends, all the units of company law are interlinked, so make sure that you have watched that video first. So without wasting time, let's head to our unit 2, that is basically for company's document. Here we are going to study map. Okay, you know what is document, company's document, क्या कुछ ज़रूरी कागजात कंपनी को लगेंगे, तो हम लोग यही इस यूनिट में उन्हीं सब कागजात के बारे में पढ़ेंगे. तो हेयर वी आर गोइंग टू स्टडी मैप. यू नो व्हाट इज़ मैप? द होल इंफॉर्मेशन इन जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. जितनी डिज़ायर्ड जानकारी है, सारी डिज़ायर्ड जानकारी एक छोटे से पेपर में. तो इन्हीं 3 पेपरों के अंदर आपको कंपनी के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी. सबसे पहले एम का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ए का मतलब है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड पी का मतलब है प्रॉस्पेक्टस. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसीलिए इसको पापा जी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें पता रहता है कि कंपनी क्या करने वाली है, क्या करने जा रही है, उसके तमाम ऑब्जेक्टिव्स इसमें होते हैं. अब जो करने जा रही है उसके लिए कंपनी के क्या क्या प्लान्स रहेंगे, क्या क्या पॉलिसीज़ रहेंगी, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमको वो बताना होता है. और प्रोस्पेक्टस एक इनविटेशन होता है पब्लिक को, ताकि पब्लिक हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे और हमारी कैपिटल रेस करें. ओके, हे फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. हम लोगों ने ये बात करी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी अपने सारे तमाम ऑब्जेक्टिव्स को बताती है और सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है क्योंकि ये कंपनी के लिए. तो ये कंपनीज एक्ट के तहत एक डेफिनेशन है, दैट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनल फ्रेम्ड एंड एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू परसुएंस ऑफ एनी कंपनी लॉ. फ्रेंड्स, ये ऐसी डेफिनेशन है कि को समझ नहीं आती, कि सबके सर के ऊपर से जाती है. कंपनीज एक्ट क्या डेफिनेशन बनाता है ये किसी को नहीं पता. ठीक है, तो हमने ज्ञान गंगा से एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही क्लियर डेफिनेशन है जिससे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग क्लियर होता है. तो वो डेफिनेशन को ऐसी है कि इट इज़ द चार्टर ऑफ कंपनी. चार्टर मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कंपनी का होता है. बिकॉज इट लेज डाउन प्रिसाइज एंड क्लियर टर्म्स, एक छोटे छोटे स्पष्ट शब्दों में, क्लियर टर्म्स में कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में दिया होता है, उसके स्कोप, उसकी एरियाज, उसकी बाउंड्रीज स्कोप के बारे में दिया होता है, और उसके रिलेशन इन्वेस्टर से और आउटसाइड वर्ल्ड से दिया होता है. जैसे कि एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों का इलाज करना और प्रॉफिट्स कमाना. ठीक है, तो वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है. अब हॉस्पिटल वो कहाँ तक की डील कर सकता है, किस किस स्टेट में, किस किस प्लेस पे वो डील करेगा, वो यहाँ पे बताते हैं. और क्या हद है उसकी डील करने की, यहाँ पे ये बताते हैं. और तीसरा उसके रिलेशन बताता है. जैसे कोई दवाई बनाने वाली कंपनी है तो वो दवाई बेच नहीं सकती, और जो दवाई बेचने वाली कंपनी है वो दवाई बना नहीं सकती. तो ये सब चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती हैं. और कोई भी कंपनी इस सारी चीज़ों के ऊपर नहीं जा सकती, ये लिमिट्स क्रॉस नहीं कर सकती जो भी मेमोरेंडम में दिया होता है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऐसा एक डॉक्यूमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है. सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल होता है इसमें. ओके, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ज़रूरी है. तो हम लोगों को वही चीज़ एक लिमिट सेट कर देती है किसी भी कंपनी के लिए. तो क्या कुछ, अच्छा, कोई भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो 4 तरीके के फॉर्म आते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, टेबल ई. तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो होगी वो टेबल बी का फॉर्म लेगी. लिमिटेड बाय गारंटी होगी, उसके पास शेयर कैपिटल नहीं होती. कुछ कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए डील करती हैं, जैसे कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट, तो उनके पास शेयर कैपिटल नहीं होती, तो वो लोग सिर्फ टेबल सी का फॉर्म लेंगे. और टेबल डी का फॉर्म ऐसा होता है कि कुछ कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो इनके पास शेयर कैपिटल होती है ज़रा सी, और वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए डील करते हैं. ठीक है, तो वो होंगी टेबल डी. और टेबल ई अनलिमिटेड कंपनीज के लिए फॉर्म होगा. तो क्या कुछ कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, चलिए हम लोग ये जानते हैं. ठीक है, और अगर उन क्या क्या क्लॉजेस हैं, क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं, अगर एक बार हम लोगों ने वो चीज़ लिख दी तो उनका अल्ट्रेशन कैसे होता है, उनको हम लोग वो चीज़ बदल कैसे सकते हैं, ये भी हम लोग जानेंगे. तो सबसे पहला है नेम क्लॉज. नेम क्लॉज, अब आपको अपनी कंपनी का नेम देना पड़ता है अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. कोई भी खूबसूरत सा, प्यारा सा, छोटा सा नाम ढूंढ लीजिए कंपनी का. और अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके आखिरी में प्राइवेट लिमिटेड लगा दीजिए, और अगर पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ लिमिटेड लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा.
जो कि लगाना ज़रूरी है। ठीक है, कौन कौन से नेम्स हम लोग नहीं लिख सकते अपनी कंपनी का। अगर कोई पहले ही से ही कंपनी रजिस्टर्ड है किसी नेम से तो वो कंपनी का नेम हम लोग नहीं लिख सकते। अगर गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा तो वो आपका नाम काट देगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। और क्राउन, इम्पीरियल, रॉयल और चार्टर ये सब ब्रिटिश कंपनीज़ के नेम थे। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी ने हम लोग के यहाँ राज किया, तो इस तरीके के नेम भी आप लोग नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपको नेम चेंज करना है तो ये बात हो गई कि यहाँ पे हम लोगों ने नेम रख लिया। अगर आपको नेम चेंज करना है तो अगर आपकी कंपनी प्राइवेट थी आपने पब्लिक बना ली, या पब्लिक थी आपने प्राइवेट बना ली, तो आपको किसी गवर्नमेंट की कंसर्न की ज़रूरत नहीं है। आप चुप्पे चाप नेम चेंज कर लीजिए, प्राइवेट से लिमिटेड और लिमिटेड से प्राइवेट और वाइस वर्सा जैसा भी है। तो और अगर आपको ऐसे ही एम नेम चेंज करना है तो एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है पास, 30 दिन की नोटिस देनी पड़ती है रजिस्ट्रार को। ठीक है, रजिस्ट्रार को आप नोटिस देंगे तो वो आपका 30 दिन के नोटिस के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव करा के नेम चेंज हो सकता है। दूसरा है रजिस्टर्ड ऑफिस। आपको ऑफिस की लोकेशन बतानी होती है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर कहाँ पे आपका ऑफिस होना होगा, इस चीज़ के बारे में पूरा एड्रेस देना होता है। और अगर ऑफिस का नाम चेंज कराना है या ऑफिस की डेस्टिनेशन चेंज करानी है, प्लेस चेंज करानी है, तो 30 दिन का नोटिस देना पड़ता है हमेशा रजिस्ट्रार को। हमेशा देखिए किसी भी केस में 30 दिन का नोटिस तो देना ही पड़ेगा आपको रजिस्ट्रार को। ठीक है, तो अगर आपको किसी स्टेट का किसी से दूसरी स्टेट में चेंज कराना है, या तो किसी विद इन स्टेट कहीं चेंज कराना है, किसी सिटी से दूसरी सिटी, या तो सिटी के अंदर ही कहीं चेंज कराना है, तो वो सब चीज़ें आपको अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में देनी पड़ती है। 30 दिन का नोटिस देना पड़ता है। और आप कुछ भी चेंज करा लीजिए, मगर किसी भी स्टेक होल्डर का कोई भी बेनिफिट नहीं हट होना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं हट होना चाहिए, कोई भी आपके क्रेडिटर का इंटरेस्ट नहीं हट होना चाहिए। एक बार सबसे बात होती है तभी आपको ये अल्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलता है। तीसरा ऑब्जेक्ट है हम लोगों का क्लॉज है ऑब्जेक्ट क्लॉज। हम लोग को कंपनी किस लिए फॉर्म हुई उसके बारे में हम लोग को बताना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग को मेन ऑब्जेक्ट्स देने होते हैं एज वेल एज अदर ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी बताना होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई मैकडोनल्ड में कोई कंपनी है जैसे मैकडोनल्ड, ठीक है, उसका मेन ऑब्जेक्ट है कि बर्गर्स बेचना और प्रॉफिट्स कमाना, तो ये मेन ऑब्जेक्ट है। अब होम डिलीवरी करती है या तो कुछ ऐसा काम करती है जैसे कंपटीशन इरेडिकेट होता है, तो वो सब उसके अदर्स ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये भी हम लोग को एक छोटे छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट आपको बताना पड़ेगा। और अगर आपको यही ऑब्जेक्ट्स चेंज कराने हैं, इसके अल्ट्रेशन कराना है, तो 30 दिन की नोटिस दीजिए। फिर उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको कंफर्मेशन देना पड़ेगा, एक कॉपी जमा करनी पड़ेगी उनके पास। तो फिर उसके बाद में वो कॉपी जब आपको कंफर्मेशन हो जाएगी तो वही सर्टिफिकेट आपको रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। फिर रजिस्ट्रार आपको कुछ दिनों बाद एक सर्टिफिकेट दे देगा जिससे कि आपके ऑब्जेक्ट्स चेंज हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट्स चेंज होने के बहुत सारे रीजंस हैं, वो सब आप बुक में पढ़ सकते हैं कि कंपनी को अपनी लिमिटेशन बढ़ानी है, अपनी बाउंड्रीज बढ़ानी है, ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने के लिए दूसरी स्टेट में जाना है, या कुछ भी ऐसा कि नई कंपनी अपने साथ जोड़नी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप बुक में पढ़ सकते हैं। बस इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में नहीं जानना है। लायबिलिटी क्लॉज में ये होता है कि आपकी कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर है, गारंटी है या अनलिमिटेड कंपनी, आपको वो बताना पड़ता है। ठीक है, और बिना मेंबर्स के सलाह मशवरा के आप अपना ये क्लॉज चेंज नहीं करा सकते अल्ट्रेशन के लिए। सारे मेंबर्स अगर एग्री करते हैं तो हाँ आप करा सकते हैं। पांचवा क्लॉज है हमारा कैपिटल क्लॉज। कंपनी की जितनी भी शेयर कैपिटल, जितने भी डिवेंचर्स, जितना भी कैपिटल स्ट्रक्चर है, आपको सब बताना पड़ता है। और एक स्पेशल रिजोल्यूशन आप पास करके इसको चेंज भी करा सकते हैं 30 दिन की नोटिस दे के। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कम से कम सब्सक्रिप्शन कितने लोगों का होना चाहिए? कम से कम प्राइवेट कंपनी में 2% का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए और पब्लिक कंपनी में 7% का। और हर एक पर्सन के पास एक एक विटनेस होना चाहिए। ये चेंज नहीं होता। अगर इससे कम, ज़्यादा तो हो सकता है मगर ये जल्दी लोग चेंज नहीं करते। अगर इससे कम हो जाता तो कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हमने पहले टॉपिक में जाना कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। अब हम लोग यहाँ जानेंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। सी बेसिकली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब ये है कि हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, कोई भी कंपनी कोई भी काम करने जा रही है, तो हमने जितने भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बता दिया। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो काम कैसे करेगी कंपनी, तो वो बताता है। तो कंपनीज एक्ट के तहत आर्टिकल्स की जो डेफिनेशन है, द आर्टिकल मीन्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी ओरिजिनली फ्रेंड एंड अल्टर। वो एकदम सेम टू सेम जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन थी वैसे ही ये डेफिनेशन है। तो ये भी एकदम सर के ऊपर से जाती है, कोई वो नहीं। तो हम लोग की ज्ञान गंगा में एक बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है जो कि हर चीज़ बताती है आर्टिकल के बारे में, जो कि है द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट विच रेगुलेट्स द राइट्स ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी अमंग दमसेल्फ एंड द मेंबर इन विच बिजनेस शैल बी कंडक्टेड। तो ऐसी मतलब चीज़ होती है आर्टिकल्स की, जितने भी मतलब आपके काम करने के तरीके हैं वो आपको अगर आप बता देते हैं तो एक ये चीज़ साफ़ हो जाती है, सबके सामने आ जाती है कि हाँ इसी तरीके से कंपनी काम करेगी, तो फिर सबके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो सारे लोगों के राइट्स जो हैं तो वो सब इससे सेव होते हैं। ठीक है,
तो अब इतना हम लोग को पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें वो प्लान्स एंड प्रोसीजर अपने बताएगी। तो क्या ये कंपलसरी है सारी कंपनीज़ के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना? तो पब्लिक, अगर आप प्राइवेट कंपनी है या लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी है या अनलिमिटेड कंपनी है, तो हाँ जी आपके लिए ये ज़रूरी है। और अगर आप पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं तो आपके लिए ये मे भी है, आप कर सकते हैं। अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं जमा कराते हैं गवर्नमेंट को, तो एक फॉर्म आता है, बहुत प्यारा सा फॉर्म है जो कि टेबल ए है फॉर्म। तो इस फॉर्म में 99 आर्टिकल्स हैं, 99 आर्टिकल्स हैं। अगर आप वो आर्टिकल्स इस फॉर्म में कंपनी को परस्यू करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाना तो आपको टेबल ए का एक फॉर्म लेना पड़ेगा, वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या कंटेंट्स हैं, मेजर कंटेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आती हैं। तो सबसे पहला हम लोग को कंपनी की जितनी भी शेयर कैपिटल है सबके बारे में एकदम इलेबोरेट करके एकदम अच्छे से समझाना पड़ेगा। जितना भी ह्यूमन स्ट्रक्चर है, ठीक है, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, ये सब के बारे में बताना पड़ेगा कि कैसे उनकी अपॉइंटमेंट होती है, क्या क्या चीज़ें हैं, कितने भी सबके नाम, सबके साइन, हर चीज़ बतानी पड़ेगी। तीसरा, अपनी कंपनी मीटिंग्स के बारे में बताना पड़ेगा कि कितने ऑफनली कंपनी की मीटिंग होती है, किस किस तरीके से कंपनी की मीटिंग हो सकती है। अगर कोई लायबिलिटी है कंपनी पे तो वो कौन कौन सी लायबिलिटी, हर चीज़ डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई प्रॉफिट, डिविडेंड या सरप्लस कुछ भी पैसा आता है तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये भी बताना पड़ेगा। और जितनी भी वेरियस पावर्स, किसी के पावर, किसी के राइट, ये सब चीज़ें, डायरेक्टर के अगर कुछ राइट्स हैं, पावर्स हैं, तो ये सब चीज़ें को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। अल्ट्रेशन के लिए अगर लीगल है तो ये देखिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमेशा चेंज होता रहता है क्योंकि कंपनी की स्ट्रेटजी हमेशा चेंज होती रहती है। तो अगर अल्ट्रेशन आपको करनी है, वो अगर लीगल है और एथिकल है, तो कभी भी आप अल्ट्रेशन इसकी कर सकते हैं, वही स्पेशल रिजोल्यूशन के तहत 30 दिन की नोटिस देके रजिस्ट्रार को, ठीक है। तो 3 तरीके के फॉर्म है, टेबल सी, टेबल डी, टेबल ई। टेबल ए का फॉर्म आपको हमने यहाँ बताया, जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो टेबल सी का फॉर्म लेंगी। लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल वो डी का फॉर्म लेंगी। अनलिमिटेड कंपनी ई का फॉर्म लेंगी। तो ये टॉपिक भी यहीं ख़त्म होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है इस बार का कि डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पे उनका रिलेशन भी पूछा जा सकता है, तो आपको रिलेशन भी एक बार जान लीजिए कि क्या है। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बच्चा है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मना करता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उस चीज़ को पावर नहीं दे सकता। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज़ सबऑर्डिनेट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पहला रिलेशन ये है। दूसरा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी रेड विथ इन कंजंक्शन विद AOM। देखिए कि अगर कोई भी चीज़ बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्पष्ट नहीं हो पाई सही तरीके से, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको स्पष्ट करता है अच्छी तरीके से, जैसे कि शेयर कैपिटल के बारे में, ठीक है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कोई भी ऐसे टर्म को मॉडिफाई नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि हम यूपी के अंदर ही डील करेंगे, किसी कंपनी ने लिखा कि हम यूपी के अंदर ही डील करेंगे, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये नहीं बोल सकता कि हम कभी कभी यूपी के अंदर डील करेंगे, कभी कभी बाहर भी कर लेंगे। ये सब चीज़ें मॉडिफाई नहीं कर सकता, मतलब किसी का बेनिफिट नहीं हर्ट होना चाहिए। तो सेकंड यूनिट टॉपिक हमारा यही ख़त्म होता है। हे फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, जो है प्रोस्पेक्टस। हमने जैसे बात करी थी, प्रोस्पेक्टस एक इनविटेशन होता है पब्लिक को, ताकि पब्लिक हमारे शेयर्स खरीद सके। कभी आप कॉलेज वगैरह आए होंगे तो कॉलेज वगैरह में आपने देखा होगा कि एक बुकलेट सी मिलती है आपको, ठीक है। तो बुकलेट में क्या होता है कि कॉलेज के बारे में हर एक चीज़ दी गई होती है, तो उससे आप देखते हो कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि हमको कॉलेज में आना है कि नहीं आना। तो वो जो प्यारी सी बुकलेट है वो वही प्रोस्पेक्टस होता है, उसको ही हम लोग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। तो बहुत हद तक ये आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा प्रोस्पेक्टस का क्या है। तो कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस का जो मीनिंग है कि प्रोस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस और इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड इनवाइटिंग ऑफर्स फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी शेयर, डिबेंचर और कॉर्पोरेट बॉडी। कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए कंपनी की शेयर, चाहे वो शेयर हो चाहे डिबेंचर हो, कंपनी अगर कोई डॉक्यूमेंट इशू करती है तो वो हम कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है। अब कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने का, जैसे हमने शेयर इशू कर दिए, तो शेयर इशू के 90 दिन पहले हम लोग को अपना कंपनी का प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, ताकि लोग उसको देखें, समझें, तब आपके शेयर्स खरीदें, ठीक है। और जो प्रोस्पेक्टस होता है उसका रजिस्ट्रेशन हम लोग को कराना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास, सारे डायरेक्टर्स के और एक्सपर्ट्स के साइन के साथ, ठीक है। तो क्या क्या
कुछ कंटेंट्स होते हैं एक कंपनी के प्रोस्पेक्टस में, चलिए वो हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले दो तरीके के कंटेंट्स हम लोग के मिलते हैं आपको प्रोस्पेक्टस में, सारे कंपनी के सारे मैटर्स के बारे में और कंपनी की सारी रिपोर्ट्स के बारे में। मैटर्स में क्या क्या आता है, जनरल इन्फो की नेम एड्रेस कंपनी का और बिल्डिंग वगैरह जितनी भी एसेट्स लाइबिलिटीज जो भी चीज़ें हैं कंपनी की, तो वो एक जनरल इन्फो छोटा सा इन्फो होता है, तो उसमें आता है। दूसरा पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर, किसी भी पर्सन को पता चल पाए आपकी कंपनी का। कोई भी अगर मॉनेटरी इश्यूज़ है या भी कोई रिस्क फैक्टर है, अगर कोई कंपनी के लिए लाइबिलिटी है जिससे कि कंपनी को लॉस होने वाला है, ये सब चीज़ें आपको कंपनी में बयां करनी पड़ती है प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। और उसकी कंपनी की मैनेजमेंट, आगे के जो प्रोजेक्ट हैं उसका ह्यूमन स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें आपको पूरा मैटर्स में डिस्क्लोज़ करना पड़ता है प्रोस्पेक्टस में। दूसरा है कि जितनी भी रिपोर्ट्स हैं कंपनी की वो आपको इसमें लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। जो ऑडिटर्स ने आपके रिपोर्ट दी हैं, अकाउंटेंट्स ने जो भी रिपोर्ट दी हैं आपके प्रॉफिट्स की, आपके लॉसेस की, जितना भी हिसाब है आपका वो सब आपको रिपोर्ट्स में देना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस में देना पड़ता है, ठीक है। फिर जितनी भी आप सैलरी दे रहे हैं, स्ट्रेटजी एंड अदर इन्फो में क्या क्या आता है, जितनी भी आप सैलरी दे रहे हैं डायरेक्टर्स को, ठीक है, कितना % आप डिविडेंड देंगे, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देंगे और प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड देंगे, ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। अपने एसेट्स के कितनी वैल्यूएशन है, क्या आप किस किस तरीके के आप रेट्स लगा रहे हैं अपने, अगर कोई भी डिवैल्यूएशन होता है एसेट में, तो ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं प्रोस्पेक्टस में। तो अगर प्रोस्पेक्टस में, ठीक है, ये सब चीज़ें तो बता दी, अब मान लीजिए कोई कंपनी ऐसा कुछ फ्रॉड करती है और प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत गलत चीज़ छाप देती है और छापने के बाद कंपनी मतलब किसी भी पब्लिक को कहती है कि हमारे शेयर खरीदो, तो क्या होगा उस टाइम पे, क्या होगा, ठीक है। तो मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर मिसलीडिंग होती है या तो गलत होती है तो फिर वो एक मिस स्टेटमेंट है, उसके लिए कानूनन कार्रवाई भी हो सकती है। तो अगर गलत हो गई तो क्या क्या चीज़ें आती हैं, लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। तो सबसे पहले सिविल लायबिलिटी होती है, कंपनी के लोगों को लायबिलिटी होती है, क्रिमिनल लायबिलिटी होती है। सिविल मतलब नॉर्मल सी लायबिलिटी होती है, छोटा मोटा काम कोई गलत कर दिया जिससे बहुत बड़ा कोई इंटरेस्ट हर्ट नहीं हुआ किसी का, तो सिविल लायबिलिटी में वो कोई बहुत बड़ा आपने कुछ ऐसा केस कर दिया कि बहुत ही एकदम फ्रॉड इन्फॉर्मेशन छाप दी, तो उसके लिए क्रिमिनल लायबिलिटी भी आ जाती है। तो कंपनी के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं कि मान लीजिए आपके शेयर थे, आपने ख़रीदे और क्या हुआ कि वो चीज़ गलत थी और आपका पैसा लॉस में चला गया, तो आप कंपनी से अपना कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ सकते हैं, और अगर आपको कोई डैमेज हुआ है तो आप कंपनी से वो डैमेज भी क्लेम कर सकते हैं, आपको कंपनी खुशी खुशी पैसा वापस करेगी, ठीक है, किसी भी गलत के टाइम पे। और डायरेक्टर्स के लिए क्या लायबिलिटी है कि उनसे भी आप पैसा मांग सकते हैं और उनसे भी आप पैसा मांगेंगे या डैमेजेस का क्लेम करेंगे, या तो उन्होंने जो चीज़ें नहीं करी हैं तो उनसे उसका कंपनसेशन मांगेंगे, जो कि 5,000 से तक की जा सकता है, ठीक है। और अगर कुछ मान लीजिए ऐसा होता है कि डायरेक्टर फ्रॉड होता है तो उसको जेल भी हो सकती है 2 साल की, ठीक है। तो इसके लिए 5,000 से ऊपर तक की आपको पैसा देना पड़ेगा डायरेक्टर को। और दूसरा है क्रिमिनल लायबिलिटी, अगर आपने बहुत बड़ा कोई केस कर दिया तो फिर क्या क्या होगा, तो फिर क्या होता है किसी कंपनी का या उसके डायरेक्टर का, तो जो भी पर्सन अगर प्रोस्पेक्टस जिसने भी इशू करा होगा या जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, अगर उन्होंने गलत स्टेटमेंट छापा होगा तो उनको 2 साल की जेल होगी और 5,000 से ज़्यादा, और या फिर ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। और अगर ये फ्रॉड होगा, अगर बहुत ही बड़ा कोई फ्रॉड होगा तो 5 साल तक की जेल हो सकती है और 2 लाख तक की इनको जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा काम होता है कि किसी डायरेक्टर में या किसी पर्सन के साथ फ्रॉड हुआ हो, या किसी को बचाना हो, खुद को डिफेंड करना हो, तो क्या क्या चीज़ें वो कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये वो किसी तरीके से मतलब ये साबित कर दे कि हमारे कंसेंट के बिना मतलब वो चीज़ लिखी गई थी, या तो फिर ऐसा कुछ साबित कर दे कि हाँ वो उसमें उस केस में इन्वॉल्व नहीं था, तो फिर वो किसी तरीके से बच सकता है। कुछ भी ऐसा वो साबित करता है कि उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है तो फिर वो बच सकता है, ठीक है। तो वो हमारा लॉ है, वो प्रोसिक्यूशन है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना हो तो हम यूनिट 2 ज्ञान गंगा से या तो अपनी बुक से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। खैर इतना ही बहुत ही है, काफ़ी है। तो 15-15 नंबर में तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। तो इस बार ये पढ़ के आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। Hey guys, so if you liked our video, so thumbs up and do subscribe to BBA Hacks for more such videos. And see friends, we have already received a lot of love and likings from you.
So all thanks to Anurag because he took a step for spreading the video. So you may call him the chairperson of the BBA hacks. So if you have any query, so do let us know your feedbacks, or if you have any specific topic request, so you can also send your feedbacks. Okay, so we will deal according to your responses. And see friends, we also have a vertical integration with someone said Anmol Sovit, that he may provide us notes. So let us know in the section below, or text us if you want any detailed notes. Okay, so for queries in marketing, HRM or advertisement, this contact to Powers, and for queries for IBS, company law or company accounts, contact to me. And here is for any query for notes, contact to Anmol Sovit. Thank you.